नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमपीयूटी उदयपुर के द्वारा कृषि पर्यवेक्षक 2013 के अंदर जो एग्जाम किया करवाया गया था उसको हम क्या है इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारतवर्ष के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 5.4%, बी नंबर ऑप्शन है 10.4, सी नंबर है 15.4 और डी नंबर है 20.4। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10.4 क्या है? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कृषि जलवायु खंड फोर्थ बी क्या है? शुष्क मैदानी क्षेत्र, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान। तो अगर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर यानी सी, आदर दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 की। राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय एवं लवणीय मृदाओं से घर्षित है? दोस्तों, ये उस समय का 2013 की बात है दोस्तों। उसके अनुसार अगर मैं बात करूं 2013 के अनुसार इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.6 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अभी नए आंकड़ों के लिए हम आगे वीडियो लेकर आएंगे, उसमें बताएंगे, परंतु इसका राइट आंसर उस समय था 10.6 लाख हेक्टेयर। क्वेश्चन अगर बात करें 4 नंबर, अम्लीय भूमि को सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी अम्लीय भूमि होती है उनको सुधार कर कृषि योग्य बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि सिंपल सी बात है, ये कह रहे हैं अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आपको याद है, मैंने पिछले वीडियो में आपको याद करवाया था, अम्लीय है तो चूना गिरना है, अम्लीय है तो क्या है? चूना है, अम्लीय है तो क्या कर देना है? चूना लगा देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना हो जाएगा। 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूना हो जाएगा। ठीक है, तो चूना आपने भी लगाया होगा किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर, भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? भूमि उपयोग क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत भूमि को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा तो भूमि उपयोग की क्षमता के आधार पर यानी कि 8 भागों में इसे विभाजित किया गया। कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में इसे विभाजित किया गया दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की। शुष्क क्षेत्रों में सर्वाधिक सामान्य जल संग्रहण संरचना कौन सी है? यानी कि जो एरिड क्षेत्र होते हैं वहां पर सामान्य जल को यानी कि भंडारण करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए कौन सी संरचना है या कौन सी रचना है वो काम में ली जाती है? तो वो कौन सी काम में ली जाती है? खड़ीन काम में लेते हैं। कौन सी काम में लेते हैं? खड़ीन काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? अमोनिया सल्फेट, यूरिया, सुपरफास्फेट और डीएपी। यानी कि इन चारों में से कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वहोलर। क्या नाम था? वहोलर। इस व्यक्ति ने यूरिया की खोज की थी, यानी कि वहोलर नाम व्यक्ति ने यानी कि यूरिया की खोज की थी। यूरिया की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? वहोलर व्यक्ति ने यूरिया को बनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नत्रजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? अनाज वाली फसलों की बात कर रहा है। किसकी फसलों की बात कर रहा है? अनाज वाली फसलों। राइजोबियम की बात करें तो राइजोबियम क्या करता है? दलहनी फसलें होती है, जो दाल वाली फसलें होती है उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। एजोला की बात करें तो एजोला है वो क्या करता है? धान की फसल में काम में लिया जाता है तो अनाज की फसल पर एजोला मुख्य रूप से केवल धान की फसल में काम में लिया जाता है। यहां पर पूछा अनाज वाली, तो इनके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एजेटोबैक्टर हो जाएगा। कौन सा? एजेटोबैक्टर। तो अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीवाणु काम में लिया जाता है? तो एजेटोबैक्टर काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र में सिंचाई के स्रोत क्या है? राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई किनके द्वारा की जाती है? तालाब, नहरें, नदियां, कुएं एवं नलकूप। तो राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में जो सिंचाई है वो किसके द्वारा की जाती है? कुएं एवं नलकूप के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से सफेद दानों वाली मक्का की उन्नत किस्म कौन सी है? यानी कि इनमें से सफेद दानों वाली मक्का की उन्नत किस्म है वो कौन सी है दोस्तों? तो अगर बात करें तो यहां पर आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, एक किस्म के आगे लिखा हुआ है गंगा सफेद। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर गंगा सफेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। राजस्थान में सरसों बुआई की औसत बीज दर क्या रखी जाती है? राजस्थान में सरसों बुआई के लिए
जो यानी कि औसत बीज दर है वो क्या रखी जाती है, 1 से 2 किलोग्राम, 4 से 5 किलोग्राम, 6 से 7 किलोग्राम, 9 से 10 किलोग्राम। तो यानी कि राजस्थान में इसकी बीज दर क्या रखी जाती है, 4 से 5 किलोग्राम रखी जाती है। फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों कि सरसों के अंदर यानी कि तेल की मात्रा कितनी होती है, सरसों में तेल प्रतिशत होता है वो कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। मूंग की फसल में प्रति हेक्टेयर उचित पौधों की संख्या क्या होती है, 1,20,000, 2,20,000, सी नंबर 66,000 और डी नंबर 3,33,000। तो यानी कि मूंग की प्रति हेक्टेयर अगर पौधों की संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 3,33,000 होती है। कितनी होती है, 3,33,000। मक्का में याद रखना कितनी होती है, मक्का में 66,000 होती है। मक्का में कितनी होती है, 66,000 होती है। मूंग में कितनी होती है, 3,33,000 होती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। वृक्षों एवं घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, क्या खाते हैं, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। यानी कि वृक्षों और घास को एक साथ उगाने की पद्धति को क्या कहा जाता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, सिल्वी कल्चर, सिल्वी पेस्ट्रल और फार्म फॉरेस्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, सिल्वी पेस्ट्रल। क्या हो जाएगा, सिल्वी पेस्ट्रल। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं दोस्तों। गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है, तो सभी को आता है, मुझे पता है इसका। यानी कि गेहूं की फसल में सिंचाई की मुख्य क्रांतिक अवस्था कौन सी है, शीर्ष जड़ें जमते समय, यानी CRI स्टेज। तो कौन सी हो जाएगी, CRI स्टेज। और CRI स्टेज की बात करें तो इनकी CRI स्टेज सबसे पहले किसने, भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने खोज की थी। भारद्वाज नाम के व्यक्ति ने CRI स्टेज के बारे में सबसे पहले बताया था। किसने बताया था, CRI स्टेज के बारे में भारद्वाज व्यक्ति ने सबसे पहले बताया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सोयाबीन में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है, सोयाबीन में तेल प्रतिशत। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, यानी कि सोयाबीन उन्होंने क्या पूछा है, तेल पूछा है। तो आपको पता होना चाहिए सोयाबीन में क्या होता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन होता है 40 और तेल होता है वो कितना होता है, 20 होता है, 20 होता है, कितना होता है, 20%। और प्रोटीन पूछता है तो प्रोटीन कितना होता है, 40% होता है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की। निम्न में से किस शाकनाशी का उपयोग मक्का उड़द दोनों का अंतर सस्य में, यानी कि इन दोनों को एक साथ उगाएंगे तो किस का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन है 2,4-D, बिल्कुल नहीं कर सकते। आइसोप्रोटेन, इसका भी नहीं कर सकते। एट्राजिन और डी नंबर ऑप्शन है स्टाम्प। तो अगर बात करें तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, स्टाम्प का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। भूमि समतुल्यांक अनुपात यानी LER किसका निर्धारण बिंदु है। भूमि समतुल्यांक अनुपात यानी LER से किसका निर्धारण किया जाता है, तो यानी कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है, मिश्रित खेती में किया जाता है। किसमें किया जाता है, मिश्रित खेती में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, संकुल मक्का का प्रमाणित बीज उगाने के लिए मक्का के एक खेत से दूसरे खेत की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा है 50 मीटर, तीसरा है 75 मीटर और डी नंबर है 100 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में कितने प्रतिशत नमी उपयुक्त होती है। सुरक्षित अनाज भंडारण हेतु दाने में कितने प्रतिशत नमी उपयुक्त होती है, 8 से 10%, 12 से 15%, सी नंबर 15 से 18% और डी नंबर 18 से 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 से 10% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 8 से 10%। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वर्तमान में कौन सी राजस्थान, तो ये वर्तमान में यानी कि उस समय 2013 की बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि 2013 और वर्तमान अभी आपको पता है 10 साल हो गए। तो यानी कि इस समय अगर बात करें तो वहां पर इसका राइट आंसर आत्मा था। अभी बहुत सारी कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं जो यानी कि अभी चल रही है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन। भारत में वर्तमान उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है। तो इस क्वेश्चन को भी छोड़ देता हूं क्योंकि ये भी क्या है, कंट डाटा से लिया गया क्वेश्चन था। तो इन डाटाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उनको हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। परंतु आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है, एमपीयूटी उदयपुर के द्वारा जो कृषि पर्यवेक्षक 2013 में पेपर करवाया गया था उसमें पूछा गया था कि वहां पर 2013 में पूछा गया कि वर्तमान में उद्यानिक फसलों का क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन नंबर अपने बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 22 नंबर। सक्रिय नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन सी, सभी को पता है, यानी कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, सक्रिय होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, रिकेट्स होता है। कौन सा होता है, डी की कमी से रिकेट्स होता है।
और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। बी से बेरी होता है। बी से बेरी, ए से आंधा यानी रतौंधी, डी से रिकेट्स होता है और सी से सक्कर होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। राजस्थान में देसी गुलाब की खेती किस जिले में सबसे अधिक की जाती है? राजस्थान में देसी गुलाब की खेती राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक की जाती है? ऑप्शन आपके पास उदयपुर, सिरोही, भरतपुर और अजमेर। तो राजस्थान में आपको पता है गुलाब की खेती सबसे ज्यादा कहां पे की जाती है? अजमेर में की जाती है। और अजमेर में कहां पर की जाती है? पुष्कर में की जाती है। कहां पर की जाती है? पुष्कर में की जाती है। परंतु आपसे पूछ ले कि चैती गुलाब कहां का है? खमनोर राजसमंद का है। चैती गुलाब कहां का है? खमनोर राजसमंद का है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, पाले से निम्न में से कौन सी फसल अधिक प्रभावित होती है? यानी कि पाले का प्रभाव या पाले का इफेक्ट होता है वो सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? ऑप्शन आपके पास फूल गोभी, टमाटर, गाजर और प्याज। फूल गोभी, टमाटर, प्याज, गाजर और प्याज। तो अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाले का इफेक्ट इनमें से सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है? टमाटर पे पड़ता है। किस पे पड़ता है? टमाटर पे पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं दोस्तों। संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है? यानी कि संतरे के अंदर पादप प्रवर्धन के लिए, प्लांट प्रोपोगेशन के लिए कौन सी मेथड काम में ली जाती है? पहला है कर्तन, दूसरा है क्लिकायन, तीसरा है बीज द्वारा और डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो याद रखना संतरे में कौन सी काम में ली जाती है? क्लिकायन विधि को काम में लिया जाता है। ठीक है, कौन सी विधि काम में लेते हैं? क्लिकायन विधि के द्वारा इसमें प्रवर्धन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? यानी कि आम के पौधे लगाने का उचित समय है वो कौन सा है दोस्तों? तो आम के पौधे लगाने का उचित समय है वो कौन सा है? जुलाई है। कौन सा माह है? जुलाई है भाई। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से कौन सी विधि मुख्य रूप से अपनाई जाती है? यानी कि ज्यादातर कौन सी है विधि अपनाई जाती है? वर्गाकार, षटकोण, सीढ़ीनुमा और त्रिकोणीय। तो मुख्य रूप से कौन सी विधि काम में ली जाती है? वर्गाकार काम में ली जाती है। कौन सी? वर्गाकार। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाग को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? पुराने आर्थिक रूप का मतलब है ऐसे फल वृक्ष जो क्या है, फल नहीं दे रहे अभी, यानी कि तो हमारे आर्थिक नुकसान हो रहा है इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर, तो पुराने हो गए हैं और जो अभी वर्तमान में क्या है, हमें फल नहीं दे रहे, ऐसे वृक्षों को सुधारने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो उनके ऊपर क्या है, टॉप वर्किंग की जाती है, यानी कि चोटी कलम बांधना, टॉप वर्किंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। नींबू वर्गीय वृक्षों में फल झड़न समस्या को रोकने के लिए किस पादप वर्धी नियंत्रण का छिड़काव करते हैं? पहला ऑप्शन है आईबीए। आईबीए के बाद में है जीए, इथ्रेल और 2,4-D। अगर बात करूं इथ्रेल का आपको पता है फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है। आईबीए यानी कि इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, इसका प्रयोग किया जाता है रूट के लिए, यानी जड़ों के निर्माण के लिए। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2,4-D हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2,4-D। तो किसका प्रयोग करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। टमाटर में बसंत एवं ग्रीष्मकालीन फसल की नर्सरी के लिए बीजों की बुआई कब करते हैं? टमाटर में बसंत और ग्रीष्मकालीन फसल की के लिए नर्सरी के बीजों की बुआई कब करनी चाहिए? तो कब करनी चाहिए? जनवरी माह में करते हैं। कब करते हैं? जनवरी माह में की जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए उपयुक्त किस्म है, यानी कि प्याज की खरीफ फसल लेने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है दोस्तों? पहला ऑप्शन है आपके पास पूसा रत्नाकर, 2 नंबर है अर्का कल्याण, डी नंबर है अर्ली ग्रेनो और सी नंबर है अर्ली ग्रेनो और डी नंबर है N53। तो इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? N53 हो जाएगा। उसके लिए आपको याद रखना अर्ली ग्रेनो। आपसे पूछे कि सलाद के लिए सबसे बेस्ट किस्म कौन सी है, तो सलाद के लिए अर्ली ग्रेनो को काम में लिया जाता है। कौन सी? अर्ली ग्रेनो को काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। पछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए छिड़काव करते हैं, यानी पछेती झुलसा रोग से फसलों को बचाने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो यानी कि इसके लिए किसका छिड़काव किया जाता है? 0.2% मैनकोजेब का छिड़काव किया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? यानी कि आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो अगर बात करें यहाँ पर इसका आपके पास ऑप्शन है अल्फांजो, आम्रपाली, केसर और राजभोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आम्रपाली हो जाएगा। इन चारों में से नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? आम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन।
अम्लीय भूमि में किसकी खेती सुगमता से की जाती है, यानी कि इन चारों में से किसकी खेती है जो अम्लीय भूमि में की जा सकती है? ऑप्शन है सीताफल, बेल, अंजीर और अमरूद। तो अगर बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अमरूद हो जाएगा। तो अमरूद की खेती है वो अम्लीय भूमि में आसानी से की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में तुड़ाई के उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं? भारत में यानी कि तुड़ाई के उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं? 30%, 40%, 45% और 20%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 30%। लगभग यानी कि 30% फल है वो क्या है? उपयोग से पूर्व ही नष्ट हो जाते हैं भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेली में जमने का मुख्य कारक है तापमान, पानी की मात्रा, पैक्टिन और शक्कर की मात्रा। तो आपको पता है जेली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैक्टिन। तो यानी कि जेली के जमने के लिए उपयुक्त मुख्य कारक होता है वो क्या होता है? पैक्टिन होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। उत्तरी भारत में मटर की बुआई कब की जाती है? यानी कि उत्तरी भारत में मटर की बुआई है वो कब करनी चाहिए? तो कब करते हैं? अक्टूबर माह में। कौन से माह में की जाती है? अक्टूबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? जलवायु के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? पहला ऑप्शन है 5, बी नंबर है 7, सी नंबर है 9 और डी नंबर है 10, यानी कि 10 भागों में। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी नंबर ही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 10 भागों में डिवाइड किया गया है जलवायु के आधार पर राजस्थान को। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। आलू की बुआई हेतु प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 500 से 600 ग्राम, बी नंबर ऑप्शन है 5 से 6 क्विंटल, सी नंबर ऑप्शन है 8 से 10 क्विंटल और डी नंबर ऑप्शन है 15 से 20 क्विंटल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 20 क्विंटल। उसके अलावा आजकल आलू के अंदर एक विधि और काम में ली जाती है जिसका नाम है टीपीएस यानी ट्रू पोटैटो सीड, और इसके अंदर बीज दर है वो 100 से 150 ग्राम रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 100 से 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सिंचाई की छिड़काव यानी स्प्रिंकलर या बूंद बूंद विधि में पानी की लगभग कितनी प्रतिशत बचत हो जाती है? तो अगर बात करें तो इसकी यानी कि इनके अंदर पानी की बचत होती है वो कितनी हो जाती है? 45 के आसपास हो जाती है, यानी 45% पानी की बचत हो जाती है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है। गिर गए से गिर और गए से गुजरात, यानी कि इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? गुजरात है दोस्तों। और राजस्थान में सबसे ज्यादा गिर गाय है वो कहां पे पाई जाती है? अलवर जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में? अलवर जिले में पाई जाती है। फिर है दूसरा, यानी कि मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो मालवी नस्ल की बात करें तो मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पहला ऑप्शन आपके पास गुजरात, बी नंबर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी नंबर है मध्य प्रदेश और डी नंबर है राजस्थान। तो अगर बात करें मालवी का मूल स्थान है वो कौन सा है? मालवी का मूल स्थान हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? मध्य प्रदेश। और मालवी नस्ल राजस्थान के कौन से जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है? झालावाड़ जिले में पाई जाती है। कौन से जिले में पाई जाती है? झालावाड़ जिले में सबसे ज्यादा पाई जाती है दोस्तों। फिर है निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। निम्न में से सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है जर्सी, होलिस्टीन, फ्रीजियन, थारपारकर और नागौरी। तो आपको पता है सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है वो कौन सी है? एचएफ है, यानी होलिस्टीन फ्रीजियन है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। सबसे ज्यादा वसा वाला दूध देने वाली नस्ल है, यानी कि किसके दूध में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा होती है? पहला ऑप्शन है मूरा, नीली रावी, फिर बदावरी और महसाना। तो अगर बात करें आपको पता है बदावरी के दूध में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा या फैट की मात्रा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, यानी कि सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? सिरोही, बारबरी, मारवाड़ी और जमुनापुरी। तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है वो कौन सी है? जमुनापुरी। और याद रखना है जमुनापुरी सबसे लंबी नस्ल भी है। जमुनापुरी बकरियों में सबसे सुंदर नस्ल भी कौन सी है? जमुनापुरी होती है और तोतामुखी दिखावट वाली होती है। ठीक है, अभी तक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के यानी कि जितने भी एग्जाम हुए हैं ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हो जिसमें जमुनापुरी से कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो जमुनापुरी से हर साल हर कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक बार पूछा गया तोतामुखी बकरी, तो वो भी जमुनापुरी है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी वो भी जमुनापुरी है।
बकरियों में सबसे लंबी नस्ल वो भी जमुनापुरी है, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। इनमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? एंथ्रेक्स, रानीखेत, लंगड़ी और खुरपक्का और मुहपक्का। तो आप सभी को पता है कौन सी होती है, रानीखेत होती है। कौन सी? रानीखेत। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं, राजस्थान में सबसे फाइन कार्बेट ऊन पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो ये तो सभी को पता है, सभी ने फटाफट कमेंट भी कर दिया होगा, चोकला। कौन सी? चोकला। नेक्स्ट बात करते हैं, दुग्ध बुखार किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, वसा, पोटेशियम और कैल्शियम। तो दुग्ध बुखार या मिल्क फीवर होता है वो कौन से, किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। और यानी कि पशुओं में बीमारी होती है, उनमें से एक बीमारी ऐसी है जिसमें यानी कि ऐसा बुखार कह सकते हैं हम, जिसमें टेम्परेचर बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो कौन सा होता है? मिल्क फीवर ही होता है, दुग्ध बुखार ही होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सी दवा विरेचक का काम करती है? इनमें से विरेचक का काम कौन करती है? अरंडी, अल्कोहल, नीलाथोता और कपूर। तो अगर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? विरेचक का काम कौन करती है? अरंडी करती है। कौन करती है? अरंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं? यानी कि जिसके हम क्या टीके लगवाते हैं पहले, अगर बीमारियां होने के बाद में लगाए जाते हैं, पहले से ही बचाव के टीके लगाए जाते हैं, तो वो कौन सी होती है? गल घोंटू होती है। गल घोंटू के टीके पहले ही लगाए जाते हैं बचाव करने के लिए कि रोग हो ही न, इसलिए जो टीके लगाए जाते हैं। उसके बाद में अगर बात करें, एक दिन के मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाता है? यानी कि जब एक दिन का चूजा होता है उस समय कौन सी बीमारी का टीका लगाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी बीमारी का टीका लगाते हैं। रानीखेत बीमारी का टीका लगाते हैं जब एक दिन का चूजा होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, इनमें से कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है? जीवाणु रोधक के रूप में यानी कि इनमें से कौन से काम में ली जाती है? तो अगर बात करें दोस्तों, आपके पास ऑप्शन है फिनाइल, अरंडी का तेल, कपूर और अल्कोहल। तो इनमें से कौन सी काम में ली जाती है? फिनाइल को काम में लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंस की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है? यानी कि इनमें से भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान है वो गुजरात है? तो आपको बताना है यानी कि कौन सी नस्ल है इनमें से जिसमें भैंस का उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? गुजरात है। पहला ऑप्शन है भदावरी, दूसरा है नीली रावी, सी नंबर है जाफराबादी और डी नंबर है मूरा। तो कौन सी है? जाफराबादी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 54 की, नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? नीला तोता का उपयोग पशुओं में किस कार्य के लिए किया जाता है? उत्तेजक, कृमिनाशक, विरेचक और जीवाणुनाशक। तो नीला तोता का प्रयोग किया जाता है वो किस रूप में किया जाता है? कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 55 नंबर, मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? यानी कि भैंस की जो मेहसाणा नस्ल है वो किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है? तो बताना है दोस्तों। अगर बात करें तो इसका पहला ऑप्शन है सूरती और जाफराबादी, दूसरा है मुरा और सूरती, सी नंबर है मुरा और नीली रावी, डी नंबर है मुरा और भदावरी। तो कौन सी नस्लों के क्रॉस से तैयार किया गया? इसे मुरा और सूरती के क्रॉस से तैयार किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, निम्न विदेशी नस्लों में से किस नस्ल में दूध सबसे ज्यादा होता है? यानी कि विदेशी नस्लें हैं उनमें से दूध सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? तो अगर बात करें पहला, अगर यहां पर देखते हैं निम्न में से किस नस्ल में दूध सबसे ज्यादा, दूध तो किस में होता है? होल्स्टीन फ्रीजियन। ये तो क्वेश्चन आ चुका है, पहले भी हमने पढ़ लिया था, परंतु यहां पर क्या है क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। निम्न में से विदेशी नस्लों में किस में सबसे दूध में सबसे ज्यादा क्या होती है? वसा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जर्सी हो जाएगा। ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन का दूध सबसे ज्यादा होता है और जर्सी में क्या होती है? विदेशी नस्लों में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सी नस्ल के दूध में वसा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो वो कौन सा हो जाएगा? जर्सी हो जाएगा। और दूध पूछे तो सबसे ज्यादा किस में होता है? विदेशी नस्लों में, होल्स्टीन फ्रीजियन में होता है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, अविकालीन भेड़ की नस्ल तैयार की गई है, यानी कि अविकालीन भेड़ की नस्ल है उसको किससे तैयार किया गया? चोकला और मेरिनो से, मारवाड़ी, रेम्बुलेट, मालपुरा और रेम्बुलेट, और डी नंबर है मालपुरा और कैराकुल के क्रॉस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मालपुरा और रेम्बुलेट के क्रॉस से, यानी कि अविकालीन नस्ल को तैयार किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे सिंपल क्वेश्चन, द्रांतिनुमा सींग किस नस्ल की पहचान है? तो द्रांतिनुमा सींग होते हैं वो किस नस्ल की पहचान है? सूरती के। और मुरा नस्ल के सींग कैसे होते हैं आप सभी को पता है? जलेबी आकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पशुओं की आयु का अनुमान लगाया जाता है? इससे सिंपल कुछ है नहीं है। पशुओं की आयु का अनुमान किससे लगाया जाता है? दांत से लगाया जाता है। उनके दांत देखकर क्या है, अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? मुरा, मेहसाणा, जाफराबादी और नीली रावी। किस नस्ल की भैंस के सिर पर टीका होता है? तो कौन सी नस्ल की भैंस के ऊपर टीका होता है? नीली रावी के भैंस के सिर के ऊपर क्या होता है? टीका होता है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला कौन सा सुपरवाइजर का पेपर या डब्ल्यू का पेपर करवाना है, उसको हम करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।